यूपी बोर्ड 2026-27 को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए यह निःशुल्क बैच लाया गया है, जिसमें आज मैं आप सभी को कक्षा 10 हिंदी साहित्य के संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगा तथा परीक्षा को लेकर आप सभी की क्या रणनीतियां होनी चाहिए इसके बारे में भी बताऊंगा। और अगर आप भी सपना देख रहे हैं 90 प्लस 95 प्लस या उससे ज्यादा का, तो आप हमारे इस मंच से जुड़कर अपने इस सपने को साकार कर सकते हैं। यहाँ आपको केवल पढ़ाया नहीं जाएगा, यहाँ केवल आपको किताबी ज्ञान नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपको एक ऐसा ज्ञान दिया जाएगा जिसके दम पर आप अपनी परीक्षा में तो सफलता हासिल करोगे ही साथ आप अपने जीवन में भी सफलता अर्जित करोगे। तो देरी ना करते हुए आइए जल्दी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपका जो पेपर होगा वह 2 खंडों में विभाजित रहेगा, जिसमें पहले खंड का नाम होगा आ, और ये जो आ खंड है यह बहुविकल्पीय टाइप का रहेगा, यानी कि इसमें बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके उत्तर आपको ओएमआर शीट पर गोले के रूप में भरना होगा। और इसके लिए आपको कुल 20 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे बच्चा? 20 अंक मिलेंगे। इतनी बात समझ गए? अब इस खंड आ में कहां से कितने कितने और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चा, जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा हिंदी गद्य साहित्य के विकास से। कहां से पूछा जाएगा? हिंदी गद्य साहित्य के विकास से। और इसमें भी कहां से पूछा जाएगा? तो भैया आपका शुक्ल युग से पूछा जाएगा, शुक्लोत्तर युग से पूछा जाएगा। कहां से पूछा जाएगा? शुक्ला युग से पूछा जाएगा और शुक्लोत्तर युग से पूछा जाएगा। और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे शुक्ल और शुक्लोत्तर युग से? भैया 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना पूछे जाएंगे? 5 क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? और फिर जब आपका अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वह पूछा जाएगा हिंदी पद्य साहित्य के विकास से या हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। यहां से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहां आपको क्या पढ़ना है भैया? रीतिकाल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रीतिकाल और आधुनिक काल। रीतिकाल और आधुनिक काल से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक एक नंबरों के। तो इस तरह से आप 5 यहां पर और 5 यहां से, कितने नंबर हो गए? 10 नंबर। तो 10 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। और आप सभी बिल्कुल भी मत घबराइएगा, सिलेबस को देखकर अभी बिल्कुल भी मत डरिएगा। मैं जब आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा तो इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा और बिल्कुल हम लोग हंसते खेलते हुए सारी चीजों को पढ़ लेंगे, बिल्कुल मनोरंजन के साथ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे आपका काव्य सौंदर्य के तत्व से एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन रस से पूछा जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन अलंकार से पूछा जाएगा और 1 नंबर आपको छंद के लिए दिए जाएंगे। क्लियर? और रसों में आपको कौन सा रस पढ़ना है बच्चा? रसों में आपको हास्य रस पढ़ना है और करुण रस पढ़ना है। दोनों में से कोई एक पूछ लिया जाएगा 1 नंबर के लिए। तो यह बहुत ही आसान खंड होता है और जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तो ये बिल्कुल और ज्यादा आसान लगने लगेगा। अब अभी भले ही आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब पढ़ा दूंगा तो आपको आसान लगने लगेगा। तो हास्य और करुण में से या तो इसकी परिभाषा दे देगा या तो उदाहरण दे देगा और उसे आपको पहचानना होगा। और अगर आप पहचान लेते हैं भैया तो आपको तुरंत 1 नंबर मिल जाएगा, और नहीं पहचान पाए तो 1 नंबर खल्लास। दूसरा, अलंकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अलंकार में आपको अर्था अलंकार पढ़ना है, यानी कि उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। जब आप इतना पढ़ोगे, इसके लक्षण और उदाहरणों से परिचित हो जाओगे, तब भैया आपके 1 अंक जो है पक्के हो जाएंगे, 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर बारी आती है छंद की। छंद में आपको केवल 2 ही पढ़ना है, एक हो गया रोला और एक हो गया सोरठा। इसके लक्षण और उदाहरणों को अगर आप जान लेते हैं तो यहां से भी आपको कितने अंक मिल जाएंगे? 1 अंक मिल जाएंगे। समझ में आ गई बात? आगे हिंदी व्याकरण।
हिंदी व्याकरण से आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे। कितने क्वेश्चन बनेंगे बच्चा? 3 क्वेश्चन। हिंदी व्याकरण से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक एक नंबर के, और वह क्वेश्चन होंगे शब्द रचना से। कहां से होंगे भैया? शब्द रचना के तत्व से। और कहां से होंगे? उपसर्ग से होंगे। और कहां से होंगे भैया? समास से होंगे। और कहां से होंगे भैया? तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची से। अगर आप सभी ने ध्यान दिया हो तो इनमें से काफी चीजों को आप 9वीं में पढ़ के आए हैं, कुछ चीजों को आपने 8वीं वगैरह में भी पढ़ा होगा, है ना। तो यहां से आपके कितने अंक मिलेंगे? 3 अंक। पहला आपका जो बनेगा शब्द रचना के तत्व से, और उपसर्ग से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि और सु, ये आपके उपसर्ग हो जाएंगे। समास, समास में आपको द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि पढ़ना है। और फिर आपको ये तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची पढ़ना है। तो इतना जब आप पढ़ोगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे भैया? 3 नंबर मिलेंगे। आगे संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। क्लियर? सर्वनाम आप पढ़ोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। सर्वनाम में आप तद और युष्मद। वाक्य का स्वरूप जब आप पढ़ोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। वाच्य में आप वाच्य परिवर्तन और वाच्य प्रयोग जब पढ़ोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। पद परिचय, पद परिचय में आप विकारी एवं अविकारी जब पढ़ोगे तो यहां से भी आपको 1 नंबर मिलेगा। यानी कि यहां पर आप देखोगे तो एक एक अंकों की लड़ाई हो रही है, एक एक अंकों की मार धार हो रही है, और जो इस लड़ाई में आगे निकल जाएगा उसी के भैया 90-95% बनने तय हैं, उससे भी ज्यादा बन सकते हैं। फिर आपका दूसरा खंड आ जाता है जिसका नाम है खंड बा। खंड बा लिखित होगा, आपको कॉपी दी जाएगी और उसमें आपको लिखना होगा। और जो बेहतरीन तरीके से लिखेगा, जिसकी राइटिंग अच्छी होगी, वह सबसे ज्यादा अंक पाएगा। भले ही उसका विषय थोड़ा बहुत कमजोर हो, लेकिन अगर वह लिखने में अच्छा है तो उसके यकीनन अच्छे अंक आते हैं। क्लियर? तो यह लिखित होगा और यह पूरे 50 अंकों का होगा। कितने का होगा भैया? पूरे 50 अंकों का होगा, जिसमें पहला आपसे जो पूछा जाएगा क्वेश्चन वह होगा गद्यांश से। क्या होगा भैया? गद्यांश से। आपने पीछे भी गद्यांश पढ़ा है, उसी आधारित रहेगा। तो गद्यांश आधारित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि एक गद्यांश दिया जाएगा, उसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 2-2 अंकों के रहेंगे। क्लियर? फिर आपसे एक पद्यांश दिया जाएगा और उसका आपको क्या करना होगा भैया? उससे आधारित, उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे 3 ठो और 2-2 नंबर के रहेंगे। तो इस तरह से आप गद्यांश और पद्यांश कर लेते हो तो आपको 6 और 6 12 अंक यहां से मिल जाते हैं। और यह खंड काफी अच्छा होता है, काफी आसान होता है, अगर आपने विषय को अच्छे से पढ़ा हो, अच्छे से समझा हो तो आप इसके बड़े ही आसानी से नंबर उठा सकते हो और बटोर सकते हो। क्लियर? अभी आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन पढ़ाने के बाद बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा, है ना। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी बच्चा डरना मत, मैं हूं, मैं आपको ले जाऊंगा आगे। आगे है भैया संस्कृत गद्यांश। संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश जब आप करोगे तो यहां से भी आपको 5 और 5 अंक मिलेंगे। और अभी मैं आगे बता दूंगा कि संस्कृत गद्यांश और पद्यांश किस पाठ से ज्यादा आते हैं, और काव्य में कौन सा टॉपिक है, और इधर आपका गद्य में कौन सा टॉपिक है जहां आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जहां से हमेशा गद्य और पद्य आते ही आते हैं। अभी मैं आगे हो सकेगा तो बता दूंगा। तो कहीं ना कहीं आप पाठ्यक्रम से काफी कुछ सीख सकते हो, और इसे जस का तस लिख लेना, उतार लेना, और जहां आप पढ़ाई करने बैठते हो वहां चिपका देना, ये हमेशा आपके साथ होना चाहिए।
ताकि इससे यह बना रहता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, हम अनर्गल का बहुत सारा चीज पढ़ते चले जाते हैं और बाद में हमारा नुकसान ही होता है। आगे आपसे एक खंड काव्य पूछा जाएगा। क्या भैया? खंड काव्य। खंड काव्य में कभी कभी कथानक पूछ लिया जाता है, कभी कभी चरित्र और चित्रण पूछ लिया जाता है ना। तो जब आप खंड काव्य वाला पोर्शन कर लोगे तो यहां से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि एक खंड काव्य आपको करना रहेगा जो कि 3 नंबरों का रहेगा। आगे आगे आपको जो है एक लेखक का जीवन परिचय देना होगा। क्या भैया? एक लेखक का जीवन परिचय और एक कवि का जीवन परिचय, जिसके लिए आपको कितने अंक मिलेंगे भैया? 5 अंक मिलेंगे। तो यह भी बहुत ही आसान खंड होता है, यहां से भी आप 10 अंक आसानी से उठा सकते हो। बहुत ही आसान खंड होता है यह, जहां से आप सारे क्वेश्चन बटोर सकते हो। क्लियर? आगे संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से एक आपको श्लोक याद करना है। क्या भैया? एक श्लोक, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। और मैं अभी बता दे रहा हूं आपको कितने श्लोक याद करना है। अभी जाओ अपनी किताब उठाओ और 3 श्लोक याद कर लो। कितने? 3 श्लोक याद कर लो। कोई भी सेट होगा, कोई भी एग्जामिनर होगा, 3 श्लोक अगर आपने याद रखा है तो 1 और 2 आपकी परीक्षा में आएंगे, लेकिन तीसरा आपका जो है बचा रहेगा, इसी को आपको लिख देना है। कितना भी कुछ करेगा आपका एग्जामिनर, 2 तो मान लीजिए पूछ लिया, आपने 3 याद रखा है, 2 उसने पूछ लिया पेपर में दे दिया, लेकिन फिर भी 1 बचेगा। तो आप जितने भी विद्यार्थी अभी देख रहे हैं, 3 श्लोक आपको याद रखना है ना। 3 श्लोक याद रखोगे तो ये 2 नंबर आसानी से आपको मिल जाएंगे, और यही मैंने आपका 2 नंबर पक्का करा दिया। फिर भैया जब आप पत्र लेखन करोगे तो इसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। और फिर उसके बाद जो संस्कृत के चैप्टर दिए गए हैं, जो संस्कृत के चैप्टर वगैरह दिए गए हैं, वहां से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने भैया? 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दोनों 1-1 नंबर के रहेंगे। इस तरह आपको यहां से 2 नंबर मिल जाएगा। और जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको निबंध लिखना होगा। क्या लिखना होगा बच्चा? निबंध लिखना होगा। और जो आपका निबंध पूछा जाएगा वो कहां से पूछा जाएगा? तो वैज्ञानिक क्षेत्र को ध्यान में रख के निबंध पूछा जा सकता है, सामाजिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, सांस्कृतिक, आर्थिक, है ना, इससे संबंधित निबंध आपके पूछे जा सकते हैं। और अगर आपको और भी सरल ढंग से जानना हुआ तो भैया जनसंख्या हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, पर्यावरण हो गया, यातायात के नियमों वगैरह से संबंधित आपके क्या पूछे जा सकते हैं? निबंध पूछे जा सकते हैं। और निबंध वाला खंड भी बहुत आसान होता है, आप यहां से 7 के 7 नंबर उठा सकते हो बहुत ही सरल तरीके से। बस आपको एक बार निबंध को देखना है, पढ़ना है, समझना है। और कुछ निबंध तो ऐसे होते हैं जो हमारे आम जनजीवन से जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें लिखने के लिए, जिन्हें सोचने के लिए, जिन्हें समझने के लिए हमें किसी किताब की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसे इतने सरल निबंध आपसे पूछे जाते हैं और आप ये 7 अंक उठा सकते हो। क्लियर हुआ? तो अब तक हमने बात किया 20 अंकों की, अब तक हमने बात किया 50 अंकों की, और ये जो 30 अंक बच रहा है ये आपको आपके स्कूल से प्राप्त होंगे। और वह कैसे प्राप्त होंगे? उसमें आपकी उपस्थिति हो सकती है, और आपके द्वारा बनाया गया प्रैक्टिकल चार्ट वगैरह हो सकता है, और भी कई चीजों को मिलाकर ये 30 अंक आपको आपके स्कूल की तरफ से मिलेंगे। और अब आप जोड़िए, कितना हो गया? 100। इस तरह से आपके ये 100 अंक पूरे होंगे। ये तो हमने जाना कि हमें क्या, कैसे और किस तरह से पढ़ना है और उसके लिए हमें कितना अंक मिल रहा है। अब हम आइए जान लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो जो आपका गद्य है, क्या भैया? जो आपका गद्य खंड है उसमें आपको मित्रता पढ़ना है। क्या पढ़ना है? उसमें आपको पढ़ना है मित्रता। मित्रता, मित्रता किसने लिखा भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने। फिर आपको पढ़ना है ममता।
ममता किसका है भैया? जयशंकर प्रसाद का। फिर भारतीय संस्कृति, ये किसका है भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और आप जब गद्यांश देखोगे तो गद्यांश की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको भी आप समझते रहिएगा। फिर आपको पढ़ना है अजंता। अजंता भगवत शरण उपाध्याय जी का है और कभी कभी यहां से जो है गद्यांश आपका पूछ लिया जाता है। क्लियर? फिर उसके बाद क्या लिखूं? क्या लिखूं? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। और ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है। फिर अगला है आपको पढ़ना है जो, वो है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये जयप्रकाश भारती जी का है। और जब मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाने लगूंगा तो मैं आपको वहां पर भी बता दूंगा कौन सा गद्यांश महत्वपूर्ण है, कौन सा गद्यांश महत्वपूर्ण नहीं है, या जीवन परिचय में आपको कितने जीवन परिचय याद करके जाने हैं, कौन सी आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर बता दूंगा। उतना ही आप याद कर लेना, उससे ही आपका कल्याण हो जाएगा और उसके अलावा कुछ भी पूछा भी नहीं जाएगा। और मैं हमेशा जब जो भी पढ़ाता हूं, मैं जो कहता हूं वो होता है। और ना विश्वास हो तो बहुत सारे लोग रील काट काट के वायरल करते हैं, वहां से जाके देख लीजिएगा, मेरे बारे में पता कर लीजिएगा। और फिर भैया आपको जो काव्य खंड में पढ़ना है वह पढ़ना है सूरदास जी का पद। क्या पढ़ना है भैया? सूरदास जी का पद। ऊधहु मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, है ना? ये सब आपको पढ़ना है। निर्गुण कौन देश को वासी, है ना? ये सारी चीजें आप सूरदास के पद में पढ़ोगे। तुलसीदास का आपको पढ़ना है धनुष भंग। क्या पढ़ना है भैया? धनुष भंग और वन पथ पर। फिर आपका रसखान आ जाएंगे, इनका सवैये और कवित्व आपको पढ़ना है। बिहारी लाल का भक्ति और नीति पढ़ना है। राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्ता का भारत माता का मंदिर यह पढ़ना है। महादेवी वर्मा जी का हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति हमें पढ़ना है। केवल इतना ही नहीं, आगे आप बढ़ोगे तो हमारे पंत जी आ जाते हैं। पंत जी का हमें चींटी पढ़ना है। पंत जी का हमें क्या पढ़ना है भैया? चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार। फिर आ जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, इनका हमें पढ़ना है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प कहता है चाह नहीं कि सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, ऐसे। आगे है इनका जवानी भी पढ़ना है। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की समाधि पर, ये पढ़ना है हमें। और आपने बहुत अच्छी तरह से यह हमेशा सुना ही होगा। फिर अशोक वाजपेयी जी आ जाते हैं, भाषा एकमात्र अनंत है और युवा जंगल हमें पढ़ना है। फिर श्याम नारायण पांडे जी का हल्दी घाटी हमें पढ़ना है। और आप सभी ने एक कविता सुना होगा, उसका एक लाइन है, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, स्वर है सुभद्रा जी की कविताई का, है ना? बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी, वह थी झांसी वाली रानी। और फिर हमें पढ़ना है केदारनाथ सिंह का नदी। क्या पढ़ोगे भैया? नदियां पढ़ोगे। आगे जो हमारा संस्कृत खंड है उसमें हमें पढ़ना है वाराणसी। और यहां इंपॉर्टेंट लगा लो, यहां से आपके गद्य पूछे जाते हैं। वाराणसी से आपका गद्यांश पूछा जाता है। फिर देशभक्त चंद्रशेखरा, ये रहेगा। फिर भारतीय संस्कृति, यहां से भी आपके गद्य पूछे जाते हैं। गद्यांश की दृष्टि से ये दो टॉपिक आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनको आप बारीकी से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। फिर अगला है आपका वीरा वीरेण पूज्यते। फिर अगला है आपका आरुणी श्वेत केतु संवाद, जीवन सूत्राणी, प्रबुद्धो ग्रामीण, केन किम वर्धते, अन्योक्ति विलासा। इतने टॉपिक आपको संस्कृत में पढ़ना है, अनिवार्य संस्कृत में पढ़ना है। आगे आपका खंड काव्य है। खंड काव्य यहाँ जिलेवार तरीके से सब दे दिया गया है, आप देख सकते हो। पहला खंड काव्य यहाँ पर दिया गया है मुक्ति दूत, जो कि आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, फिरोजाबाद, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर में मुक्ति बोध चलता है। ज्योति जवाहर अगला खंड काव्य है, जो कि कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, रामपुर, गोंडा, कानपुर देहात, बलरामपुर, सोनभद्र के बच्चों को पढ़ना है। फिर अगला आपका आ जाता है अग्र पूजा।
अग्र पूजा पढ़ना है प्रयागराज वालों को, आजमगढ़ वालों को, मथुरा, मऊ और कौशाम्बी वालों को। फिर अगला आ जाता है मेवाड़ मुकुट। मेवाड़ मुकुट बुंदेलशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच, अमेठी और कुशीनगर, श्रावस्ती के बच्चों को पढ़ना है। फिर अगला आ जाता है आपका जय सुभाष। जय सुभाष जो है लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई, अंबेडकर नगर, चित्रकूट और ललितपुर के बच्चों को पढ़ना है। फिर अगला आ जाता है मातृभूमि के लिए। जो मातृभूमि के लिए है वह गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, महराजगंज और शामली, अमरोहा, संभल के बच्चों को पढ़ना है। फिर अगला आपका खंड काव्य है कर्ण। कर्ण महोबा, अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा, हाथरस और कासगंज के बच्चों को पढ़ना है। फिर अगला आपका है कर्मवीर भरत, जो कि मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, कन्नौज के बच्चों को पढ़ना है। फिर अगला आपका खंड काव्य है तुमुल, जो कि वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन, बदायूं, भदोही, चंदौली, औरैया के बच्चों को पढ़ना है। तो इस तरह से मैंने आज आपको आपके पाठ्यक्रम से परिचित करा दिया, और आप जब भी कोई किताब खरीदिएगा उसमें देखिएगा ये सारी चीजें दी गई हैं या नहीं। अगर नहीं दी गई हैं तो आप उस किताब को मत खरीदिएगा, थोड़ा इंतजार करिएगा, नई किताब आ जाए तब खरीदिएगा। इसके अलावा भी आप सभी के मन में अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट वाले बॉक्स में उस डाउट को भेज सकते हैं, यहाँ से बेहतर निष्कर्ष आपको दिया जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपके जीवन में कोई समस्या आती है, कठिनाई आती है, तो आप निश्चिंत हम तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। आपको बेहतर निष्कर्ष, बेहतर सहायता यहाँ से प्रदान किया जाएगा, और आप जितने भी कमेंट वगैरह करेंगे उनको बेहतरीन तरीके से उनका रिप्लाई भी किया जाएगा, और आगे चल के आपको नंबर वगैरह भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, जहां आप सीधे हमसे जुड़कर, हमसे बातें करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।